Now the position of the two sphere तो अगर अपन पोजीशन ऑफ द टू स्फीयर की बात करते हैं जिसमें वन ऑफ द स्फीयर का इक्वेशन सपोज आर वेक्टर माइनस a1 पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल R1 है और r माइनस a2 पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू R2 है, यानी कि पहले वाले सर्कल का सेंटर a1 है, रेडियस कैपिटल R1, सेंटर a2 और रेडियस कैपिटल R2 है। तो जैसे सर्कल में होता था सिमिलरली स्फीयर में भी हम लोग बोल सकते हैं कि आप ऐसे बोल सकते हो कि ये दो स्फीयर एक दूसरे के आउटसाइड लाई करेंगे अगर उनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सिंपल r1 प्लस r2 से बड़ा है, यानी कि मॉड ऑफ a1 माइनस a2 ये इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया और ये आपका ग्रेटर देन होगा r1 प्लस r2 से। जब सिंपली आपका जब दो स्फीयर इस तरह से एक्सटर्नली टच करेंगे तो आप कह सकते हो कि सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है और दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यानी कि उनके पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वो आपका यहाँ पे सिंपल इक्वल होगा r1 प्लस r2 के साथ। फिर अगर जब दो स्फीयर आपके सिंपली इंटरसेक्टिंग टू द ईच अदर होंगे तो क्रॉस सेक्शनल आपको एक सर्कुलर पाथ मिलेगा, वही एक प्लेन मिलेगा, वही सर्कल पे कट करेगा। तो उस केस में आप कह सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर यानी कि a1 माइनस a2 इज शुड बी लेसर देन r1 प्लस r2 एंड मस्ट बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ r1 माइनस r2। और जब एक स्फीयर दूसरे स्फीयर को इंटरनली टच करेगा तो हम लोग फिर से वही सेम तरीका इस सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है a1 माइनस a2 का मॉड इज इक्वल टू रेडियस के डिफरेंस के बराबर होगा। एंड एक स्फीयर अगर दूसरे स्फीयर के कंप्लीटली इनसाइड लाई कर रहा है तो यहाँ पे कंस्टेंट हो जाएगा a1 माइनस a2 मस्ट बी लेसर देन डिफरेंस ऑफ द रेडियस r1 माइनस r2 का मॉड। ये नेगेटिव और पॉजिटिव का मॉड है, ये वेक्टर का मॉड है। तो अगर दो स्फीयर के बीच में द रिलेटिव पोजीशन हमें देखनी है तो हम उसी तरीके से डिसाइड करेंगे जैसा कि हम सर्कल के केस में करते थे। नाउ अगर आपको दो स्फीयर के बीच का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, जो मिनिमम डिस्टेंस यानी कि इस केस में तो 0 होगा, इस केस में 0 होगा, इस केस में 0 होगा, इस केस में या इस केस में आपका 0 नहीं होगा, तो मिनिमम डिस्टेंस आप फिर से वही कह सकते हो कि द मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वेट विथ सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें से r1 और r2 को घटा दिया जाए तो आपको यहाँ पर सिंपली मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगा। कब ऐसा होगा? जब दोनों सर्कल एक दूसरे के बाहर होंगे तो ऑब्वियस है इस पर्टिकुलर केस में ये आपका मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। अंडरस्टैंड सभी लोग? नाउ द मैक्सिमम डिस्टेंस इस केस में अगर हम बात करेंगे तो वो आपका सेम इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर a1 माइनस a2 और इज द प्लस का r1 प्लस r2, ये दोनों स्फीयर के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। क्योंकि दोनों सर्कल टच कर रहे हैं तो एक पॉइंट इस सर्कल पे और एक पॉइंट इस सर्कल पे लेकर दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो ऑब्वियस है मिनिमम 0 हो जाएगा। तो इस केस में मिनिमम 0 और मैक्सिमम अभी भी यही एक्सप्रेशन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। यही सेम एक्सप्रेशन अभी भी आपका यहाँ पर क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। तो मैक्सिमम तो हर केस में, इस केस में मिनिमम की वैल्यू 0 0 0, मैक्सिमम की वैल्यू इस केस में भी वही सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें आप यहाँ पर बेसिकली r1 और r2 को ऐड कर दो तो ये आपको इसका और इसका क्या दे देगा? मिनिमम मैक्सिमम। और यहाँ पे अगर मिनिमम की बात करते हो तो बेसिकली r2 में से आपको, r2 सबसे बड़ा नंबर होगा जिसका भी, तो r2 में से आपको माइनस करना पड़ेगा किसको?
इज a1 माइनस a2, यानी कि अगर आप इसी का मॉड कंसिडर कर लेते हो तो इसी का मॉड अगर कंसिडर से काम नहीं चलेगा। द मिनिमम डिस्टेंस इस केस में ये होगा, है ना बच्चे। तो ये आपका a1 माइनस a2 हो गया। कैपिटल R में से इस केस में द मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वेट विथ द कैपिटल R2, यानी कि यहां से यहां तक के रेडियस में से आपने बेसिकली क्या माइनस कर दिया, इज a1 माइनस a2 का मॉड माइनस कर दिया। और क्या माइनस कर दिया बच्चे, आपने यहाँ पे माइनस कर दिया a1 माइनस a2 का मॉड और माइनस का r2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस, इसका मॉड और उसका मॉड अलग अलग है क्योंकि यहाँ r1 प्लस r2 है, वहां पे r1 माइनस r2 है। तो इस केस में मिनिमम डिस्टेंस आपकी ये होगी, इस केस में मिनिमम डिस्टेंस आपकी सिंपली 0 होगी, इस केस में भी मिनिमम डिस्टेंस आपकी सिंपली 0 होगी, इस केस में भी मिनिमम डिस्टेंस आपकी सिंपली क्या होगी 0। और मैक्सिमम डिस्टेंस चारों ही केस में इज द मॉड ऑफ a1 माइनस a2 प्लस r1 प्लस r2। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट होगा जिसमें दो स्फीयर की हमें पोजीशन डिसाइड करने के लिए एक पैरामीटर हो सकता है, तो उसके लिए हम इनइक्वालिटी से उसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड सभी को। जब नाउ अगर हमारे पास, अगर अपने पास इफ द टू सर्कल्स आर इज अ इंटरसेक्टिंग है, जब मतलब यहाँ पे स्फीयर बोलना चाहिए, जब दो स्फीयर आपके इंटरसेक्टिंग है तो ये जो सर्कुलर पाथ या इसको एक प्लेन बोले, जो क्रॉस सेक्शनल प्लेन कट करेगा वो एक सर्कल होगा। और उस सर्कल की इक्वेशन, अगर ये स्फीयर S1 है और ये स्फीयर S2 है, तो आपको पता है जैसे आप रेडिकल एक्सिस लिखते थे, यहाँ पे रेडिकल प्लेन लिख रहे हो, यानी कि जब आप S1 माइनस S2 बराबर 0 करते हो तो वो इसी प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, बशर्ते ये एक लीनियर हो। लीनियर कब मिलेगा, जब x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट करने में आपस में कैंसिल हो जाए, तो ये आपको इस शेडेड रीजन यानी कि इस क्रॉस सेक्शनल सरफेस का क्या दे देगा, इक्वेशन दे देगा। तो ये बात सभी को, तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज इंटरसेप्टेड बाय बिटवीन बाय द टू स्फीयर, ऐसा बोल सकते हो आप यहाँ पे इसको। अगर आपको इसी का रेडियस चाहिए क्रॉस सेक्शनल पार्ट का, तो आप फिर से इस प्लेन की इक्वेशन लिखे, कोई भी एक स्फीयर पकड़ लिया और उसका उस प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस p और उसी का रेडियस आपको पता है, और आपने पाइथागोरस लगाकर इस स्मॉल r को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो जब भी एक प्लेन एक स्फीयर को कट करेगा तो उसमें सर्कुलर पाथ का रेडियस पूछा जा सकता है, जिसको हम सिंपली याद रखना है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब दो स्फीयर इस तरह से आपस में टच होते हैं, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, तो ये जो प्लेन है जो कि उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्लेन होगा, यहाँ पे वो प्लेन जो कि उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास कर रहा है और इन दोनों स्फीयर को टच करते हुए जा रहा है, तो इस स्फीयर का इक्वेशन अगर S1 बराबर 0 और इसका इक्वेशन अगर S2 बराबर 0 है, तो इस स्फीयर का इक्वेशन, इस प्लेन का इक्वेशन बेसिकली S1 माइनस S2 बराबर 0 होगा। S1 माइनस S2 बराबर 0 होगा, या सिंपली इस तरीके से वो प्लेन जो कि दोनों को इस तरह से टच करते हुए जा रहा है, इस तरह से दो बॉल है एक दूसरे को टच कर रही थी, तो उस प्लेन का इक्वेशन भी रेडिकल एक्सिस के जैसे S1 बराबर 0 और ये S2 बराबर 0, तो ये सिंपली S1 माइनस S2 बराबर 0 इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक भी।
तो आपका कहने का मतलब इस तरीके से रेडिकल प्लेन या आपको वो प्लेन इंटरसेप्टेड प्लेन बिटवीन द बाय द टू स्फीयर, इस तरह से एक क्वेश्चंस में आपको कहेगा तो सीधे स्फीयर की इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करके हम लोग इस तरीके से बात कर सकते हैं। अंडरस्टैंड सभी को? नाउ अगर हम आपसे अगर ये कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर passing through a sphere S बराबर 0 and intersecting plane P बराबर 0, मतलब passing through the intersecting circle S बराबर 0 और सिंपली प्लेन P बराबर 0। आपको एक ऐसा स्फीयर चाहिए जो कि एक नया स्फीयर चाहिए जो कि एक स्फीयर S बराबर 0 और एक प्लेन S बराबर P बराबर 0 के क्रॉस सेक्शनल इस सर्कल से पास कर रहा है। तो आप फिर से मेरा कहना है कि यहाँ पर भी आप इस एक सर्कल को, जैसा कि मैंने कहा कि एक सर्कुलर पाथ को इनक्लोज करते हुए हम साइज बढ़ा सकते हैं, तो ऐसे इनफाइनाइट स्फीयर्स हो सकते हैं एंड इट्स इक्वेशन इज कंसीडर्ड एज सिंपली आपका क्या हो जाएगा बच्चे, s प्लस लैम्डा p बराबर 0। s प्लस लैम्डा p बराबर 0 ये आपका सिंपली उस स्फीयर का इक्वेशन हो जाएगा जो कि आपका एक गिवन स्फीयर और गिवन प्लेन के इज अ इंटरसेक्टिंग सर्कल से पासेस थ्रू होगा। सिमिलरली अगर हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज अ इक्वेशन ऑफ स्फीयर, आ रहा सबको समझे, equation of sphere passing through is a two sphere passing through intersecting circle of two sphere S1 बराबर 0 एंड S2 बराबर 0। तो दोनों स्फीयर की जो इंटरसेक्टिंग सर्कल है उससे जाने वाला एक स्फीयर अगर लिखना है तो उसका इक्वेशन इज सिंपली कंसीडर्ड एज अ S1 प्लस लैम्डा S2 माइनस S1 बराबर 0। ये वही आपका प्लेन हो जाएगा। तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन XYZ हो। तो सिंपली आप यहाँ पर इस तरीके से आप सिंपली स्फीयर की यानी कि प्लेन की इक्वेशन पहले लिखकर फिर स्फीयर का इक्वेशन बहुत आसानी से यहाँ पर लिख सकते हो। तो सिंपली आपको दो स्फीयर के इंटरसेक्टिंग सर्कल से पास करने वाला जब भी स्फीयर लिखना है तो हम सिंपली यहाँ पर फैमिली ऑफ स्फीयर की ही बात करेंगे। तो एक स्फीयर और एक प्लेन के इंटरसेक्टिंग से इस तरह के केसेस हमें देखने को मिलेंगे। अगर आपको द पोजीशन, अगर मैं आपसे कहता हूं द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ स्फीयर एंड अ लाइन, स्पेस में अगर एक लाइन है और एक स्फीयर है तो उसके अगर हम बात करें तो वो जो लाइन हो सकती है वो सिंपली आप मेरे से कह सकते हो कि उस स्फीयर को दो जगह पे कट कर सकती है। हो सकता है कि वो उस स्फीयर को इस तरीके से टच करते हुए चली जाए। हो सकता है ये लाइन है, लाइन मतलब कि आपको एक स्फीयर की इक्वेशन r माइनस इज ए पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल R, ये स्फीयर का इक्वेशन दे रखा है।
लाइन की इक्वेशन दे रखा है r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1, वेयर लैम्डा इज अ पैरामीटर है। तो ये आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो फिर से एक लाइन दो जगह पे कट कर सकता है, टच कर सकता है, और नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टच कर सकता है। तो आपको ये भी पता है कि टच करेगा तो उस सेंटर से उस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर और रेडियस से छोटा। तो सेंटर इसका ए पोजीशन वेक्टर है, लाइन की इक्वेशन ये है। तो एक लाइन का इज अ स्मॉल ए पोजीशन वेक्टर से इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये a1 है और इसका डायरेक्शन वेक्टर b1 है। और अगर आप ये डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो ये a माइनस a1 इज द क्रॉस विथ b1 इज डिवाइडेड बाय मॉड b1। ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, यानी कि उस पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला हो गया। अब आप फर्स्ट केस में मेरे से कह सकते हो कि लेट एज्यूम कि ये लेंथ आपकी यहाँ पर एक बार p है। लेट एज्यूम कि ये लेंथ आपको स्मॉल p रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा? a माइनस a1 इज द क्रॉस विथ b1 इज डिवाइडेड बाय मॉड b1। तो अगर p अगर ये नंबर है तो इस केस में p की वैल्यू r से लेसर होगी, इस केस में p की वैल्यू r से बराबर होगी, और इस केस में p की वैल्यू ग्रेटर देन r होगी। सही बात है? यहाँ तक सभी को है? बोले इस केस में, फर्स्ट केस में हमसे यहाँ पर कि एक लाइन इस स्फीयर को दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है और लेंथ ऑफ ए बी बताओ। तो एक तो यही तरीका है, पाइथागोरस का तरीका है कि आप इसके सेंटर से इसका P निकाल लिए हो, आप इसके सेंटर से इस लाइन का P निकाल चुके हो बच्चे। आपको ये कैपिटल R पता है, तो ये P है। तो AB की जो लेंथ है वो आपका ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ओवर कैपिटल R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ये लेंथ ऑफ AB आ जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा आप सिंपली इस r को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, और r को सब्स्टिट्यूट करके एक आप सिंपल इक्वेशन फ्रेम कर लो। अदरवाइज आप इस a और b के पोजीशन निकालने के लिए क्या काम करोगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। तो r की जगह पे पुट कर दिया a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 माइनस a इज इक्वल टू कैपिटल R, और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। तो लैम्डा स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा b1 डॉट इज a1 माइनस a इज प्लस a1 माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द कैपिटल R स्क्वायर। और यहाँ से इस क्वाड्रेटिक से लैम्डा की वैल्यू निकाल दो, और लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके बहुत आसानी से तुम क्या निकाल सकते हो बच्चे? इज द लेंथ ऑफ ए बी, ए और बी के कोऑर्डिनेट, और उससे लेंथ ऑफ ए बी निकाल सकते हो। आपको इस केस में अगर टच कर रहा है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और किसी भी पॉइंट से लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि इस प्रोजेक्शन वेक्टर का इज अ हेड चाहिए। तो हेड अगर चाहिए तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज द टेल प्लस इज अ पोजीशन वेक्टर। और वो वेक्टर कैसे लिखा था अपन ने? a माइनस a1 का इज अ डॉट विथ b1 ऑफ b1 इज अ b1, या तो इसको यूनिट वेक्टर करते थे, या नीचे आपका मॉड b1 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया? कंपोनेंट वेक्टर, और उसमें आपने टेल को ऐड कर दिया तो आपको हेड, यानी कि इस पॉइंट का ये सिंपली क्या आ जाएगा? पोजीशन वेक्टर। जब आप इस पॉइंट से इसके मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हो तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है स्फीयर और लाइन के बीच में, तो वो मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल द सिंपली p माइनस r। और p आप इस फॉर्मूले से यहाँ पर इसको क्या कर रहे हो? सिंपली कैलकुलेट कर रहे हो।
तो p की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया और नाउ सिंपली अपन ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इस तरीके से आपको द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ स्फीयर विद द लाइन के कंडीशन होंगी जिसको आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो। अंडरस्टैंड सभी लोग? एक इक्वेशन ऑफ द स्फीयर whose end point of the diameter are the equation of the sphere whose equation of sphere whose end point of the diameter are, suppose A of A position vector and B of B position vector। अगर एक स्फीयर है जिसके एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर है A और ये B, अगर आपको इस स्फीयर की इक्वेशन लिखना है तो एक बेसिक तरीका सेंटर और रेडियस निकाला तो आप लिख सकते हो r माइनस सेंटर का कोऑर्डिनेट A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 is equal to the radius b minus a divided by 2। इसके बीच का डिस्टेंस निकाला, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो वो आपका सिंपली रेडियस आ जाएगा आइदर। या अगर हम कहें कि इस स्फीयर पे सही में कोई भी पॉइंट है तो अगर r को उस पॉइंट से जोड़ेंगे तो ये एंगल हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो बेस्ट इज r माइनस का A1 डॉट R माइनस का A1 क्यों A और B1 ने B इज इक्वल टू 0। ये तरीका होगा। या आपको इस कार्टेशियन सिस्टम में दे रखा है तो x1, y1, z1 है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है। तो इक्वेशन ऑफ द स्फीयर अगर आप लिखते थे जैसा 2D में इसे डायमीटर फॉर्म लिखते थे वैसे यहाँ पर भी आप डायमीटर फॉर्म लिख सकते हो। और वो जो डायमीटर फॉर्म लिखोगे वो कैसे लिखोगे? ऐसे x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस का y1 y माइनस का y2 प्लस z माइनस का z1 इंटू द z माइनस का z2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हो गया। तो मिड पॉइंट और रेडियस निकाल के डायमीटर फॉर्म में आइदर इज अ कार्टेशियन फॉर्म या डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरीके से आप सिंपली किसका इक्वेशन लिख सकते हो? इज अ स्फीयर का इक्वेशन लिख सकते हो। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को? तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हमें स्फीयर को हम सर्कल की प्रॉपर्टीज के इक्विवेलेंट मानकर इस तरीके से प्रोसीड करते हैं। अंडरस्टैंड सभी को? बोलो। चलो एक कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आपको कि इफ अ स्फीयर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y प्लस का 6z माइनस का 1 इज इक्वल द 0, touch a plane whose equation is 2x plus y plus z, 2z is equal to the p, then find value of p। तो अगर ये स्फीयर इस प्लेन को सही में टच कर रहा है तो और हमें p की वैल्यू चाहिए तो हमें पता है कि इस सेंटर से इस प्लेन का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, सेंटर से इस प्लेन का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो आपका यहाँ पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड, या सेंटर से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो सिंपली आप किसके बराबर कर सकते हो? रेडियस के बराबर कर सकते हो। तो इस स्फीयर का जो सेंटर है वो सिंपली आप कह सकते हो इज 1 माइनस g माइनस 3, ये इस स्फीयर का सेंटर हो गया। और इसका रेडियस की बात करेंगे
तो 1 प्लस 4 प्लस 9 और एक प्लस 1 और आ जाएगा, तो 10 और रूट का 15 इसका रेडियस हो जाएगा। तो 1 इस पॉइंट से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर कर दोगे, तो 1 2 माइनस 3 यानी कि 2 प्लस 2 माइनस 6 माइनस का p डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड 3। ये इस पॉइंट से इस प्लेन का क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उसको रूट 15 के बराबर कर दिया। तो यहाँ पे आपको 4 माइनस 6 यानी कि माइनस 2, तो p इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस का 3 रूट 15। ये दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, एक उस स्फीयर के इस पैरेलली प्लेन को ऊपर और नीचे इस तरह से हम पैरेलली शिफ्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अगर p का वैल्यू मैं इस दोनों इंटरवल के बीच का रख लूं, तो ये प्लेन इसको क्या करेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो अगर नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ऐसा करें कि इफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4y माइनस का 6z माइनस का 1 इज इक्वल द 0, है ना, intersect the plane 2x minus का y minus का 2z is equal to the 3, then find radius of किसकी बात करेंगे, इज द इंटरसेक्टिंग सर्कल। तो वो जो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहा होगा, यानी कि ये स्फीयर है, जब ये प्लेन इसको कट करेगा तो एक रेडियस सर्कुलर पाथ में कट करेगा, ये क्लियर रिंग जैसा। तो ये आपको निकालने के लिए मैंने आपसे कहा था कि पाइथागोरस लगाना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको p ये कैलकुलेट करना है। इसका जो फिगर में सेंटर हो जाएगा वो 1, -2, 3 हो जाएगा। 1, -2, 3 और रेडियस की बात अगर हम करते हैं तो रेडियस की वैल्यू 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 1 यानी कि रूट का 15, ये आपका रेडियस ऑफ स्फीयर हो जाएगा। p आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत आसानी से। इस 1, -2, 3 से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि 2 माइनस रखा तो +2 माइनस का 6 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 3, यही आ गया यहाँ पे। तो p इज इक्वेट विथ 4 माइनस 6 माइनस 2, तो 5 डिवाइडेड बाय 3 से आ जा रहा है, देखो। और स्मॉल r इज इक्वेट विथ पाइथागोरस लगाया 15 माइनस 25/9। ये आपका सिंपली यहाँ पर वो क्रॉस सेक्शनल जो सर्कल है उसका आपको क्या मिल गया, सिंपली रेडियस मिल गया है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आपको सिंपल बहुत इजी प्रॉब्लम पूछा जाता है। जब भी पूछा जाएगा मेंस में पूछा जाता है, एडवांस में तो नहीं पूछा जाता है इज स्फीयर का क्वेश्चंस। लेकिन सर्कल अगर आपको पता है और आपको एनालॉजी पता है तो आप बहुत आसानी से जवाब दे सकते हो। क्लियर यहाँ तक सभी को?